अ वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग जिस टाइम भी आप ये मेरी वीडियो देख रहे हों। सो येस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ गोत्रा क्लासेस एंड माई सेल्फ विया गोत्रा। तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर किसी को किसी न किसी ऑर्गेनिज़म की ज़रूरत होती है इस इन्वायरमेंट में रहने के लिए, इस इन्वायरमेंट में इंटरब्रीड करने के लिए। मगर ये इंटरब्रीड करने के लिए सेम स्पीशी का होना बहुत ज़रूरी है। और यस, हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे हर कोई अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज़म का कैसे इस्तेमाल करता है, कैसे एक ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म पे डिपेंड होता है अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीडेशन की। तो यस, आप सबको पता ही होगा कि प्रीडेशन होता क्या है। हम सबको पता है कि एक शेर हमेशा किसी ना किसी का शिकार करता है, चाहे वो अब डियर हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई अलग कोई और ऑर्गेनिज्म हो। एक लॉइन भी किसी ना किसी पे डिपेंड होता है फूड के लिए। अब चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग है, मगर वो इस इन्वायरमेंट में किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म के बिना नहीं सर्वाइव कर सकता। उसको भी कोई ना कोई दूसरा ऑर्गेनिज़म चाहिए होता है फूड के लिए। वैसे ही प्रीडेशन में हम लॉयन एंड डियर की बहुत ही ज़्यादा अच्छी एग्जांपल कहेंगे। और प्रीडेशन, द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी मेड बाय प्लांट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि हर ऑर्गेनिज़म से अलग अलग ऑर्गेनिज़म में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। हम एज़ वी आर हीटरोट्रॉप्स, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं खाना लेने के लिए। हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, तो प्लांट से एनर्जी हम में आती है। हम प्लांट से खाना लेते हैं, उनसे वो 10% एनर्जी हम में ट्रांसफ़र होती है। वैसे ही टाइगर एंड डियर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि टाइगर जो है वो डियर का शिकार करता है, तो डियर में जो एनर्जी होगी वो टाइगर में ट्रांसफ़र होती है। एज वेल एज स्पैरो ईटिंग सीड्स। स्पैरो सीड्स खाती है, तो जो सीड्स में जो एनर्जी होती है वो स्पैरो में ट्रांसफ़र होती है, प्रे अंडर कंट्रोल। एंड प्रीडेशन का एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखता है। कि अब देखा जाए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक फॉरेस्ट में सिर्फ लॉयंस ही प्रेजेंट हों। डियर भी प्रेजेंट होते हैं, मगर टाइगर्स और लॉयंस ये इंश्योर करते हैं कि वो डियर की पॉपुलेशन को टोटली ख़त्म नहीं करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी फ्यूचर प्लान करना होता है कि अगर वो आज ही सारे, अगर वो चाहें तो यस, वो सारे डियर को एक ही दिन में ख़त्म कर सकते हैं, मगर वो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो ये भी सोच कर चलते हैं कि अगर आज ही हमने सारे डियर को ख़त्म कर दिया तो इन फ्यूचर वो किसका शिकार करेंगे उनके फूड के लिए, और कोई एनिमल नहीं बचेगा। इसलिए वो प्रे की जो पॉपुलेशन होती है उसको अंडर कंट्रोल रखते हैं, ना ज़्यादा बढ़ने देते हैं, ना ही ज़्यादा ख़त्म होने देते हैं। पॉपुलेशन इंस्टेबिलिटी ड्यू टू द एग्जॉस्टिक स्पीशी। अब इसी में एक बहुत अच्छी एग्जांपल आती है। 1920 में ये देखा गया था। ऑस्ट्रेलियन प्रिकली पियर कैक्टस, ये एक इन्वेसिव स्पीशी है। इन्वेसिव इन्वेसिव स्पीशी है जो कि जो कि ऑस्ट्रेलिया में लाई गई, और देखा गया कि वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी ग्रो करती है। और कैक्टस था, ये कैक्टस की बात हो रही है, प्रिकली पेयर कैक्टस। ये वो इतनी जल्दी ग्रो हो रहा था कि वहाँ की और किसी स्पीशी को वो ग्रो करने का मौका ही नहीं दे रहा था। वो इतनी जल्दी फास्ट ग्रो हो रहा था, और बहुत जल्दी वो पूरे फॉरेस्ट या फिर उस लैंड में वो फैल गया था। और उसी कैक्टस की पॉपुलेशन को कम करने के लिए वहाँ पर एक मॉथ, जो कि एक प्रीडेटर है, उसको लाया गया। और वो प्रीडेटर कैक्टस के ऊपर फीड करता था, और जिसकी वजह से जो कैक्टस की जो पॉपुलेशन है वो अंडर कंट्रोल होती गई।
प्रीडेटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशी डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। ये अभी हमने बात की है कि जो प्रीडेटर्स होते हैं वो स्पीशी की डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखते हैं, कि ना वो ज़्यादा फैलने देते हैं उनको, ना ही वो ज़्यादा कम होने देते हैं उनको। अब हम बात करते हैं इन अ रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट स्टारफिश। यस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये माना गया कि क्यों प्रीडेटर ही बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं एक इन्वायरमेंट के लिए। और ये एक्सपेरिमेंट इसी चीज़ को शो करने के लिए था कि ये प्रीडेटर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस प्ले करते हैं एक एक पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए। तो ये था कि अगर एक लैंड से इधर दो स्पीशीज़ की बात हो रही है, एक स्टारफिश की और उसी के साथ इन्वर्टिब्रेट्स की भी बात हो रही है, कि अगर एक जो स्टारफिश है वो यहाँ पे प्रीडेटर है, और अगर उस प्रीडेटर को उस लैंड से निकाल दिया जाए, तो वो देखा गया कि जब उसको निकाल दिया गया, रिमूव कर दिया गया स्टारफिश को, तो वहाँ पे कुछ महीनों के अंदर अंदर 10 इंटरब्रेट स्पीशी एक्सटेंड हो गई। एक ईयर के अंदर अंदर ही 10 इन्वर्टिब्रेट स्पीशी एक्सटेंड हो गई। और वो एक्सटेंड क्यों हुई? क्योंकि उन स्पीशीज़ के अंदर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ गया, और वो स्पीशी एक दूसरे के साथ ही लड़ने स्टार्ट हो गई खाना के लिए, कि वो फूड के लिए वो लड़ने स्टार्ट हो गई, कि हम हमारे बीच में भी कभी कभी कंपटीशन हो जाता है। अगर पेरेंट्स बीच में ना आए तो हम ब्रदर सिस्टर भी एक दूसरे के साथ लड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए पेरेंट्स का बीच में आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लड़ाई को रोकने के लिए। वैसे ही यहाँ पे हम प्रीडेटर्स की बात करेंगे कि स्टारफिश इस जगह पे बहुत इम्पोर्टेंस प्ले करती थी, मगर जैसे ही स्टारफिश को उस लैंड से रिमूव किया गया, तो एक साल के अंदर अंदर ही 10 इनवर्टिब्रेट स्पीशी एक्सटिंक्ट हो गई इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के चलते चलते। अब बात करते हैं कि जो प्रे होता है वो ऐसे खुद के अंदर ऐसी कौन सी अडेप्टेशंस लाता है। हमने पिछले अपने कुछ वीडियोस में इसके बारे में भी बात की थी कि प्रे हमेशा खुद के अंदर कुछ ऐसे अडेप्टेशंस भी लाता है जिससे कि वो प्रीडेटर्स के अटैक से बच पाए। तो अब हम बात करते हैं कि प्रे ऐसी कौन सी खुद के अंदर चेंजेस लाता है, कौन सी खुद के अंदर मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल चेंजेस लाता है जिससे कि वो प्रीडेटर से बचने की कोशिश करता है। जैसे कि कैमोफ्लॉज, पॉइजनस मोनार्क बटरफ्लाई। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो खुद को कैमोफ्लॉज तरीके से, कैमोफ्लॉज कलर्स से बदल देते हैं। कैमोफ्लॉज आप सबको पता होगा कि हमारी आर्मी की जो यूनिफॉर्म है वो भी कैमोफ्लॉज कलर की है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो खुद को कैमोफ्लॉज कलर्स की तरह बना देते हैं जिससे कि पता नहीं चलता है कि वो किसी प्लांट के ऊपर है। अब कुछ प्लांट्स जो होते हैं कुछ जैसे कि यहाँ पे मोनार्क बटरफ्लाई की एग्जांपल दी गई है। मोनार्क बटरफ्लाई को अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म फीड करता है मोनार्क बटरफ्लाई के ऊपर, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसटेस्टफुल होती है, जिसकी वजह से हर कोई प्रीडेटर मोनार्क बटरफ्लाई से दूर ही रहना चाहता है। वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होती है जिससे को खाते ही प्रीडेटर में भी इफ़ेक्ट दिखने लग जाते हैं। इसलिए प्रीडेटर ये कोशिश करते हैं कि वो मोनार्क बटरफ्लाई पे फीड ना करें। हार्बीवोरस आर प्रीडेटर्स फॉर प्लांट्स। येस, ऑफ कोर्स हार्बीवोरस, हम सब हार्बीवोरस हैं और हम प्रीडेटर्स हैं प्लांट्स के लिए। हम प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, हम प्लांट से अपना खाना लेते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्लांट्स के लिए प्रीडेटर होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस। अब हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि कुछ प्लांट्स, जैसे कि हमने डेजर्ट प्लांट्स के बारे में बात किया था, कैक्टस के बारे में बात किया था, कि वो खुद के अंदर उनमें लीफ नहीं होते हैं, मगर वो उनके अंदर थॉर्न्स होते हैं जिससे कि उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है और कहीं ना कहीं वो खुद को
उधर के जो हार्मफुल प्रीडेटर्स होते हैं उनसे भी डिफेंस करने में बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं वो थॉर्न्स। अब हम बात करते हैं केमिकल डिफेंस की। केमिकल डिफेंस में जैसे कि मैंने आपको ये पिछले वीडियो में ये भी बताया है कि बहुत सारे वीड्स ऐसे होते हैं जो कि पॉइजनस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से प्रीडेटर्स जो होते हैं वो इन प्लांट्स या फिर हम वीड्स कहें इनसे दूरी बनाए रखते हैं कि जब एक ऑर्गेनिज्म उन पे फीड करता है, जब वो देखते हैं कि उस वीड को खाते ही वो उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, तो बाकी प्रीडेटर्स भी ये इंश्योर करते हैं कि वो उस वीट के ऊपर फीड ना करें। कुछ वीड्स जो होते हैं वो नॉक्टाइन, ये सारे बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स हैं जो कि वीड प्रोड्यूस करते हैं। कैफीन, क्वानिन, ये सब बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, इसलिए प्रीडेटर्स कोशिश करते हैं कि वो इन वीड्स के ऊपर फीड ना करें। अब हम बात करते हैं कंपटीशन की। कंपटीशन में एक बहुत अच्छा ये एग्जांपल है कि जैसे हमारे पेरेंट्स एक चॉकलेट लाए हैं और हम 3 ब्रदर सिस्टर हैं, तो अब बात ये आती है कि एक चॉकलेट को कैसे हम बांट कर खाएंगे। अब शेयरिंग तो करनी पड़ेगी, और अब शेयरिंग करेंगे तो किसी को ऐसा तो होगा नहीं कि हम किसी एक को ज़्यादा हिस्सा दे देंगे, सबको बराबर का हिस्सा आएगा, मतलब सारे नुकसान में ही रहेंगे। और अगर वही चॉकलेट कोई एक हम में से कोई एक खाता तो यस उसको ज़्यादा चॉकलेट मिलता, मगर अब हम कंपटीशन है हमारे बीच में, अब हमारे बीच में हमें शेयरिंग करके खाना है, तो कहीं ना कहीं हम तीनों घाटे में रहेंगे। तो वही है कंपटीशन के बारे में कि जब कंपटीशन की बात आई तो डार्विन सर ने एक स्टेटमेंट दी कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज compete फॉर सेम लिमिटेड रिसोर्सेज। ये स्टेटमेंट पूरी नहीं थी, मतलब कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने आगे इस स्टेटमेंट पे सवाल उठाए कि ज़रूरी नहीं है कि जो स्पीशी लड़े वो क्लोजली रिलेटेड हो, मतलब कि अलग अलग स्पीशीज़ भी किसी एक रिसोर्स के लिए कॉम्पीट कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है दो डॉग्स के बीच में ही कंपटीशन हो, एक डॉग और एक कैट के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है, एक जिराफ और एक एलिफेंट के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है। और सेकंड थिंग इज़ जैसे कि फर्स्ट कि रिलेटेड स्पीशीज़ ज़रूरी नहीं है, अनरिलेटेड कैन ऑल्सो कम्पीट। यस, सो अब बात करते हैं हम लिमिटेड की। आगे इस स्टेटमेंट में आया था कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कम्पीट फॉर द सेम लिमिटेड रिसोर्सेज। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो रिसोर्स जो हो वो लिमिटेड ही हो, अब रिसोर्स बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, अब वो उस बहुत ज़्यादा रिसोर्स पे भी कम्पीट कर सकती हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो रिसोर्स जो हैं लिमिटेड ही हों। अब इसकी कुछ बात करते हैं, एग्जांपल्स पे आते हैं हम, जैसे कि इन सम शेलो साउथ अमेरिकन लेक्स विजिटिंग फ्लैमिंगोज एंड रेजिस्टेंट फिशेस कम्पीट। अमेरिकन लेक की बात की गई है कि एक अमेरिकन लेक में फ्लैमिंगोज के बीच में एंड फिशेस के बीच में कंपटीशन हुआ उनके एक ही फूड रिसोर्स के लिए। अब फ्लैमिंगो और फिशेस का एक ही सोर्स ऑफ फूड होगा, तो उन दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। जब दो स्पीशीज़ दोनों एक ही स्पीशीज़ के हों तो उनके बीच में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है, और जब दो अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन हो तो वो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। Abingdon tortoise in Galapagos extinct when goats introduced। इस एग्जाम्पल में क्या है कि टोटाइस और गोट्स का एक ही फूड ऑफ रिसोर्स है। तो पहले तो टोटाइस एक एरिया में बहुत अच्छे से उस फूड को फीड कर रहे होते हैं, मगर उन्हें क्या पता होता है कि कुछ टाइम बाद गोट्स आ जाएंगी और गोट्स का भी वही स्पेसिफिक फूड ऑफ रिसोर्स होगा, तो
देखने में तो गोट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है ना टोटाइस से, और देखते देखते गोट्स उस फूड पर फीड करने लग गई, और वो गोट्स इतनी बढ़ गई कि उन्होंने टोटाइस को एक्सटिंक्ट होने पर मजबूर कर दिया। टोटाइस को मौका ही नहीं मिल रहा था कि वो उस फूड, उनका कोई भी फूड हो सकता है, उस पर फीड करें। तो वो जो गोट्स हैं, सॉरी, वो टोटाइस जो हैं वो थोड़ी देर बाद एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। के चलते कॉम्पिटिटिव रिलीज कॉलिन्स एक्सपेरिमेंट, एक अ, एक एक्सपेरिमेंट आया जिसमें ये बताया गया कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, कॉलिन्स एक्सपेरिमेंट, ये किया गया रॉक्सी विच ऑफ स्कॉटलैंड। ब्रैंकल बलनस डोमिनेट्स एंड एक्सक्लूड्स ब्रैंकल कैथैलेमस फ्रॉम द जोन। अब इसमें बात की गई कि देखा गया कि एक जोन है जिसमें ब्रैंकल बैलिनस जो हैं वो इतने हैं, और वहीं जो ब्रैंकल कैथैलेमस हैं वो इतने हैं। और देखा गया आगे चल के कि जो ब्रैंकल बैलिनस हैं वो डोमिनेट कर जाते हैं उस एरिया में, और कहीं ना कहीं जो स्पीशी जो कि ब्रैंकल कैथैलेमस थी, वो जो इंफीरियर होती है, वो उस एरिया से एक्सटिंक्ट हो जाती है। इसी के चलते चलते ये बात निकल के आई, और ये एक एक्सपेरिमेंट, ये प्रिंसिपल निकाला गया, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए भी प्लस नीट के लिए भी। इसमें ये बताया गया, it states that two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated। इसमें ये बताया गया कि अगर कोई दो स्पीशीज़ एक ही रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट कर रही हैं, तो वो दो स्पीशीज़ कभी भी एक साथ उस एरिया में नहीं रह सकती। उनमें से जो इन्फीरियर वन होगी वो हमेशा एलिमिनेट हो जाएगी। जैसे कि इसमें बताया गया कि जो ब्रैंकल कैथैलेमस थे, जो कि इन्फीरियर थे, जो कि कम थे एज़ कंपेयर टू ब्रैंकल बैलिनस के, वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, और ब्रैंकल बैलिनस जो वो डोमिनेट कर जाते हैं उस एरिया पे। अब इसी के चलते चलते बहुत सारे साइंटिस्ट आए रेस में, और एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि दो स्पीशीज़ जब कोई एक रिसोर्स पे एक सोर्स पे डिपेंडेंट हो फूड के लिए, तो वो कभी भी को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक साइंटिस्ट ने ये भी बताया कि कैसे, उन्होंने उस तरीके को भी बताया कि कैसे वो दो स्पीशीज़ एट द सेम टाइम एग्जिस्ट कर सकती हैं। सो उस जो प्रोसेस का नाम था वो था रिसोर्स पार्शनिंग। जब दो स्पीशीज़ उस रिसोर्स को हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे कि मैं इस एरिया पे फीड करूँगी, आप उस एरिया पे फीड करना, तो उन दोनों के बीच में कंपटीशन जनरेट होगा ही नहीं। और यही इस प्रिंसिपल में भी बताया गया, रिसोर्स पार्शनिंग में, इफ़ टू स्पीशीज़ compete फॉर द सेम रिसोर्सेज दे कुड अवॉइड competition। yes, they could avoid competition by choosing for instance different times for feeding। वो अपने फीडिंग का टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि मैं इस टाइम फीड करूँगी, आप उस टाइम फीड करना, और डिफरेंट फॉरगिंग पैटर्न्स, कि वो अलग अलग पैटर्न डिसाइड कर सकती हैं कि मैं एक जैसे कि एक ट्री का हिस्सा है, ये एक बर्ड है, ये एक बर्ड है, ये एक बर्ड है, ये एक बर्ड है, ये डिसाइड करेगी कि मैं इस एरिया पे फीड करूँगी, ये डिसाइड करती है कि मैं इस एरिया पे फीड करूँगी, ये डिसाइड करती है कि मैं इस एरिया पे फीड करूँगी, ये डिसाइड करती है कि मैं इस एरिया पे फीड करूँगी। मतलब हर स्पीशी में इतनी नॉलेज होती है कि वो डिसाइड कर पाए कि किस टाइम हम अलग अलग पार्ट्स पर फीड कर सकते हैं। और इसी के चलते जो एक साइंटिस्ट थे, मैक आर्थर शोड, इन्होंने बताया कि 5 रिलेटेड स्पीशीज़ ऑफ वार्बलर्स, ये बर्ड हैं, कैसे उन्होंने जो रिसोर्स पार्शनिंग प्रोसेस है इसको उन्होंने करके बताया
कि ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बताया कि ये जो बर्ड्स हैं इन्होंने कैसे एक ट्री का अलग अलग हिस्सा डिसाइड किया कि मैं इस हिस्से पे फीड करूँगी, और अलग अलग बर्ड्स ने एट द सेम टाइम वो फीड भी करती थी, मगर उनके बीच में कंपटीशन भी नहीं होता था। और इन साइंटिस्ट ने बताया, इन साइंटिस्ट ने प्रमोट की कोएग्जिस्टेंस, कि एक टाइम पे अलग अलग स्पीशी कॉम्पीट जो कि कॉम्पीट करती हैं एक रिसोर्स के लिए, वो कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं पैरासिटिज्म की। हम सबको पता है कि पैरासिटिज्म क्या होता है। हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, ये बात मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ। मगर पैरासिटिज्म में क्या होता है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है, उस ऑर्गेनिज्म की कभी कभी बॉडी के अंदर भी जाके फीड करता है, कभी कभी उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी फीड करता है। होस्ट स्पेसिफिक होते हैं पैरासाइट्स, कि अब एक ऑर्गेनिज्म है, अब वो ज़रूरी एक ही होस्ट पर फीड करेगा, वो और किसी दूसरे होस्ट पर फीड नहीं करेगा। को इवॉल्व मैनी स्ट्रेटजीज अडेप्टेड, वो जो पैरासाइट्स होते हैं वो बहुत सारे स्ट्रेटजीज अडेप्ट करते हैं जिससे कि वो किसी एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो फीड कर पाते हैं। देयर लाइफ साइकिल आर कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग द इंटरमीडिएट होस्ट एंड वेक्टर्स। जो पैरासाइट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, उन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज अपनाई होती हैं कि कैसे वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर पाएँ। उनकी जो लाइफ साइकिल होती है, मोस्टली जो उनकी लाइफ साइकिल होती है वो दो हिस्सों में बटी होती है। अब अगर हम बात करें मलेरियल पैरासाइट की बात करें, तो वो उसके भी दो होस्ट होते हैं। एक तो वो खुद एक होस्ट होता है, प्राइमरी होस्ट होता है, और सेकेंडरी होस्ट होता है ह्यूमन बीइंग। हमने ये पढ़ा है। लिवर फ्लक के भी लाइफ साइकिल टू होस्ट पे डिपेंड होता है, एक स्नेल एंड एक फिश। ह्यूमन लिवर फ्लक जो होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि वो लिवर पे इफेक्ट डालता है, मतलब वो इनसाइड पैरासाइट होता है, एंडो पैरासाइट होता है। मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट्स हार्म द होस्ट। ऑफ कोर्स अब कोई पैरासाइट अगर किसी होस्ट पर इफ़ेक्ट डालता ही, अब उसको फीड करना होता है तो वो होस्ट पे इफ़ेक्ट डाल के ही उसको उस पर फीड करेगा। अब वो होस्ट को वीक बना देता है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक बना देता है। अगर आपने किसी पेशेंट को देखा हो मलेरियल पैरासाइट, जिससे कि वो मलेरिया से गूंज रहे हों, और अगर आपने उनको देखा हो कि वो कितने ज़्यादा वीक हो जाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा होस्ट को वीक बना देता है। अब पैरासिटिज्म टू टाइप्स के होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट्स वो होते हैं कि वो होस्ट की बॉडी के ऊपर फीड करते हैं, जैसे लीस, टिक्स। जो टिक्स होती हैं वो डॉग्स के ऊपर होते हैं, और जो लीस जो होती हैं वो ह्यूमंस के हेयर्स में देखी जाती हैं बहुत बार। ह्यूमंस ह्यूमंस अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मॉस्किटो होता है वो पैरासाइट नहीं होता है। यस, जो मलेरियल पैरासाइट जो होता है प्लाज्मोडियम, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में वो एक वेक्टर का काम करता है। जो फीमेल एनोफिलीस होती है वो वेक्टर का काम ज़रूर करती है, मगर वो पैरासाइट नहीं होती है। अब हम बात करते हैं एंडोपैरासाइट्स की। एंडोपैरासाइट मीन्स इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिंपल नहीं होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारी अडेप्टेशन ये अडेप्ट करते हैं जिसकी वजह से वो किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रह पाए। और वो सकर्स अडेप्ट करते हैं, हुक्स अडेप्ट करते हैं। सकर्स जो होते हैं, अगर हमने देखा हो मॉस्किटो का, तो उनके आगे ऐसे होता है कि वो ब्लड को ज़्यादा जल्दी सक कर पाते हैं। हुक्स भी इसी टाइप के होते हैं। अब हम बात करते हैं, इसी के अंदर एक और टॉपिक आता है ब्रॉड पैरासिटिज्म। ब्रॉड पैरासिटिज्म बहुत ही ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी कह सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि ब्रॉड पैरासिटिज्म में क्या होता है। जो पैरासाइट होता है वो क्या करता है, जब भी उसको अपने एग ले करने होते हैं तो वो होस्ट के नेस्ट में एग ले कर देता है, जिससे कि इन फ्यूचर किसी को पता भी नहीं चलता, इन फ्यूचर किसी को पता भी नहीं चलता कि वो उसके एग्स हैं या फिर होस्ट के खुद के एग्स हैं। ये देखा गया है क्रो में और कुकू में कि क्रो को जब भी अपने एग ले करने होते हैं तो वो कुकू के नेस्ट में कर देता है, जिससे कि थोड़ी देर बाद जब देखा जाता है कि जो क्रो के जो एग्स होते हैं वो कुकू के एग्स की तरह ही रिसेंबल करने लग जाते हैं, जिससे कि कुकू को पता भी नहीं चलता कि वो उसके एग्स हैं या फिर किसी और स्पीशी के एग्स हैं। ये इसको कहा जाता है ब्रॉड पैरासिटिज्म। अब अगर हम बात करें कॉमेंशलिज्म की, कॉमेंशलिज्म बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म होते हैं और एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करता है बिना उस ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाए हुए, कि यस एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है मगर दूसरे ऑर्गेनिज्म को अगर बेनिफिट नहीं हो रहा है तो उसको लॉस भी नहीं होगा। अब इसमें हम बात करते हैं ऑर्चिड ग्रोइंग ऑन द मैंगो मैंगो ब्रांच। ऑर्चिड मैंगो ब्रांच पर डेवलप करते हैं, उन पे ग्रो करते हैं, मगर मैंगो ट्री को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ब्रैंकल्स ग्रोइंग ऑन बैक ऑफ द वेल। ब्रैंकल्स वेल्स की बैक के ऊपर ग्रो कर रहे हैं मगर वेल को इस बात में कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। यस वेल्स को उससे कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है मगर उस बात से कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। कैटल एग्रेट्स एंड ग्रेजिंग कैटल्स। कैटल जब ग्रास पर फीड कर रही होती है तो जो कैटल एग्रेट्स जो होते हैं वो कैटल के ऊपर कभी बैठ जाते हैं, कभी उन पे उनके ऊपर बैठे होते हैं, मगर उससे कैटल को कोई भी नुकसान नहीं होता है। सी एनेमोन एंड क्लोन फिश। ये एग्जाम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में आई हुई है। वो पिक्चर दे देते हैं सी एनेमोन की एंड बोला जाता है कि बताइए कि इसके पीछे कौन सा कौन सा कौन सी इंटरेक्शन हो रही है इनके बीच में। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम बात करते हैं म्यूचुअलिज्म की। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है। अब हमने ये एग्जांपल्स बहुत बार पढ़ ली हैं लाइकन्स की। लाइकन्स एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एक एल्गी के बीच में और एक फंगस के बीच में। एज वी नो फंगस जो होती है वो हेटेरोट्रॉपिक होती है और एल्गी जो होती है ऑटोट्रॉपिक होती है। फंगई एल्गी से फूड लेती है और एल्गी फंगस से शेल्टर लेती है। अब माइकोराइजा इसमें फंगई एज इट इज़ हेटेरोट्रॉपिक, सो उसको कहीं ना कहीं से फूड की तलाश होती है, इसलिए वो अब हायर प्लांट्स को पकड़ लेती है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स को पकड़ लेती है जहाँ से वो न्यूट्रिशन ले सकती है। और एट द सेम टाइम जो रूट्स हैं उनको भी फंगई से कोई ना कोई बेनिफिट मिल ही रहा होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में यस। अब हम बात करते हैं इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जांपल फिग एंड द वैस्प की। फिग ट्री होता है एंड वैस्प जो होता है वो ऑर्गेनिज्म होता है। जो फिग ट्री होता है, फिग फ्लावर्स जो होते हैं उनको पॉलिनेट करते हैं वैस्प ऑर्गेनिज्म एंड एट द सेम टाइम जो वैस्प ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो अपने एग ले कर सकते हैं फिग फ्रूट के अंदर। सो एट द सेम टाइम दोनों एक दूसरे से प्रॉफिट ले रहे होते हैं। ये पॉलिनेट करते हैं, वैस्प ऑर्गेनिज्म पॉलिनेट करता है फिग फ्लावर को और जो यूज़ फ्रूट्स फ्रॉम द ओविपोरेशन नरिशमेंट ऑफ द लार्वा। जो वेस्प ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने जो एग्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर ले कर देते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी जो एग्स होते हैं उनको नरिशमेंट भी मिल पाती है। अब म्यूचुअलिज्म में प्लांट एंड एनिमल को देखा जा सकता है कि प्लांट भी एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं
फॉर पॉलिनेशन। प्लांट की पॉलिनेशन का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, एनिमल्स के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार होता है कि एनिमल्स बहुत अच्छे से पॉलिनेट कर सकते हैं प्लांट्स को, और एट द सेम टाइम जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि एनिमल्स हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं। सो यस, अमेंशलिज्म में हम देखते हैं कि अमेंशलिज्म में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड नहीं कहेंगे, एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो रहा है और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना उसको नुकसान हो रहा है ना ही उसका फ़ायदा हो रहा है।